अगर यूएस की ग्रोथ अगर थोड़ी ही कम हो गई तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं दिखेगा। मगर अगर यूएस रिसेशन में चला गया, जिसकी एक आशंका है, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड, जो लास्ट 2 वीक में हमने पढ़ा उसके बारे में। तो अगर वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई कि यूएस रिसेशन में जा रहा है, तो इंडिया एंड ऑफ द डे क्या लिंक्ड है, हमारे एक्सपोर्ट्स उधर जाते हैं। तो स्पेशली अगर स्मॉल कैप या मिड कैप फॉर दैट मैटर अगेन, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप खरीद रहे हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि उनके प्रमोटर, वो कंपनी जो मैनेज कर रहे हैं, किसकी कंपनी है, वो प्रमोटर कंपनी को कैसे देख रहे हैं, वो कंपनी को ग्रो करना कितना चाहते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि इवन मल्टी कैप फंड कैटेगरी हैज डन बेटर देन फ्लेक्सी कैप, क्योंकि बाय डिजाइन उसमें मिड और स्मॉल ज्यादा है। तो इसी तरह से बाय डिजाइन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मिड कैप ज्यादा है, और उसी वजह से ये कैटेगरी ने अच्छे रिटर्न दिए। उससे अच्छा जो जिसे मैं अलोकेशन अप्रोच बोल रहा हूँ फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आप अलोकेशन अप्रोच रखें रेदर देन आज का जो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड पे अगर आप हमेशा जाते रहेंगे तो टाइमिंग अच्छा हुआ तो ठीक है, बट अगर ट्रेंड का टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ तो फिर उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। अब आपके पास अगर 20-30 फंड है और उसमें कोई लार्ज कैप, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप, कोई बैलेंस कैटेगरी, राइट, हाइब्रिड फंड्स है, तो लुक थ्रू का मतलब ये कि आपको ये देखना है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का ओवरऑल एक्सपोजर कितना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव वेरी रेनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर श्रेयस देवालकर, who is the head of equity at Axis AMC, and he has a rich experience of decades in the equity markets. Mr. Shreyas joined Axis AMC in 2016 as a fund manager and was elevated to the role of head of equity in 2023. Mr. Shreyas manages some of the flagship funds at Axis AMC, such as Axis Blue Chip Fund, Axis Mid Cap Fund, Axis Small Cap Fund, and a few more. Prior to joining Axis AMC, he was associated with BNP Paribas AMC as a fund manager for more than 5 years. Mr. Shreyas has also worked as a research analyst at IDFC Asset Management Company from July 2008 to Jan 2011, and with IDFC Securities from September 2005 to July 2008. Mr. Shreyas has done his chemical engineering from UDCT and MMS Finance from JBIMS. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds की बात। Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर श्रेयस देवालकर, who is the head of equities for Axis Mutual Fund. And Shreyas, thank you so much for joining us again. I think ये episode हम आपके साथ दूसरी बार shoot कर रहे हैं, so thank you so much for giving us your time. So Shreyas, we have a lot of questions today, and these questions are based on what our audience has been asking. तो जो मेरा पहला सवाल है श्रेयस आपके लिए वो ये है कि हम देखते हैं कि जब भी यूएस में रेट कट की बात होती है तो मार्केट्स पे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिखता है। और अभी यूएस फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि वी आर एक्सपेक्टिंग रेट कट्स, एंड इसकी वजह से वी सी द यूएस स्टॉक मार्केट डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो आपके ओपिनियन में इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा इसका, एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे विल हैव एन इम्पैक्ट। ओके, सो जनरली इंटरेस्ट रेट जो होता है उसमें दो चीजें दिखी जाती है। एक है कि वैल्यूएशन इम्पैक्ट और दूसरा है इकोनॉमी इम्पैक्ट। और इसमें हमेशा जिसे बोलते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है, वो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। सो वी विल लुक इट, ये तीनों एंगल से हम देखेंगे इसमें। तो पहला सिंपल चीज है वैल्यूएशन इम्पैक्ट। तो वैल्यूएशन इम्पैक्ट में ऐसा होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो वैल्यूएशंस बढ़ते हैं, और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वैल्यूएशंस कम होते हैं। पर ये लास्ट साइकिल जो हुई 2021 की, तभी एक्चुअली इंटरेस्ट रेट बढ़े और इंडिया में स्पेशली वैल्यूएशन बढ़े ही है। तो अभी एक्सपेक्ट करना कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो वैल्यूएशंस और बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए जो थियोरेटिकली बोलते हैं, थियोरेटिकली क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो वैल्यूएशन ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार अपने पहले ही बढ़े हैं तो उसके ऊपर आप बढ़ा नहीं सकते। तो एक पहला चीज।
दूसरी चीज इसमें अलग तरीके से देखें तो कॉज एंड इफेक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते क्यों है और गिरते क्यों है? तो जब भी कभी इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, फिर अभी उनको लगा कि नहीं, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल कंट्रोल में है, अब इंटरेस्ट रेट कम करने की वो लोग शुरुआत होगी सितंबर से, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो साइकिल होती है उसमें ऐसा होता है कि जब ग्रोथ ज्यादा है तो इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। और अभी जब इन्फ्लेशन कम करने की बारी आ रही है और इन्फ्लेशन जब गिर रहे हैं तो एक एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ स्लो डाउन होगी, तो उसके बाद साथ साथ इन्फ्लेशन कम है होगा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट कम होंगे। अभी जब ग्रोथ कम होगी तो अगर ग्रोथ थोड़ी ही कम हो रही है तो उसका इम्पैक्ट मेरे का हिसाब से इंडियन मार्केट में स्पेशली ज्यादा नहीं दिखेगा। अगर यूएस की ग्रोथ अगर थोड़ी ही कम हो गई तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं दिखेगा। मगर अगर यूएस रिसेशन में चला गया, जिसकी एक आशंका है, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, जो लास्ट 2 वीक में हमने पढ़ा उसके बारे में। तो अगर वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई कि यूएस रिसेशन में जा रहा है तो इंडिया एंड ऑफ द डे के लिंक्ड है, हमारे एक्सपोर्ट्स उधर जाते हैं Yes. और सारी ग्लोबल इकोनॉमी एक तरीके से लिंक्ड ही होती है। तो वो हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर रिसेशन में चला गया, सीवियर स्लो डाउन हो गया, तो मार्केट के लिए वो निगेटिव रहेगा। और उसमें आप देखेंगे कि इंटरनल रोटेशन जनरली देखा जाता है कि एक्सपोर्ट सेक्टर अच्छे नहीं करेंगे, जिसमें इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, वाइल जो डोमेस्टिक सेक्टर ओरिएंटेड सेक्टर है, स्पेशली कंजम्पशन और पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो अच्छे दे में डूबे। Okay. So we can say that those are sectors which can do well in the near future. Okay. स्पेशली दोज आर लिंक्ड टू द, आप इंटरेस्ट रेट की जो बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट जब गिरेंगे तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी will do well. We will continue to do well. I don't think there is any direct correlation. Yeah. But exports part of Indian economy है, उसमें प्रॉब्लम होने की आशंका है अगर उधर का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा गिरा और रिसेशन आने की आशंका ज्यादा बढ़ गई। Okay. Okay. ओके सो नाउ हमने एक चीज़ देखी है श्रेयस कि अगर हम एक सेक्टर की बात करें विच इज़ द बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारे जो इक्विटी फंड्स होते हैं उनका काफ़ी एलोकेशन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में होता है। ऐसा क्यों है? वो व्हाई डू वी सी सो मच एलोकेशन इन दिस सेक्टर? उसके हिस्टोरिकल रीजन है, उसके कुछ टेक्निकल रीजन है। आप जब देखेंगे कि एक डाइवर्सिफाइड फंड हो, जो लार्ज कैप हो या फिर डाइवर्सिफाइड फंड्स जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स है, तो वो जो फंड्स होते हैं उनके जो अंडरलाइंग बेंचमार्क है उनमें फिनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 30% के करीब रहता है ओके। इन द अंडरलाइंग बेंचमार्क इटसेल्फ। अब वो होने के कारण क्या है कि ये जो फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है जिसमें स्पेशली लेंडर्स है, बैंक है, आपको पता है कि आप ये इमेजिन कर पा रहे होगे कि अगर कोई बैंक है या एनबीएफसी है, जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, जो लेंड करती है, उनके लिए रॉ मटेरियल भी मनी है और प्रोडक्ट भी मनी है, राइट? तो इसीलिए वो बहुत बार पैसा रेज करती है ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ टाइम, और उसका नेट आउटकम ऐसा हो जाता है कि जनरली फिनेंशियल सर्विसेज कंपनी का फ्री फ्लोट जिसे बोलते हैं वो बढ़ जाता है, और उसका फ्री फ्लोट ज्यादा होने के कारण उनका अंडरलाइंग बेंचमार्क्स में वेटेजेस भी ज्यादा है, और वो वेटेज ज्यादा होने के कारण आपको फंड्स में भी ज्यादा दिखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निकल रीजन फॉर इट। नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल, अब कोई भी इकोनॉमी में फाइनेंशियल सर्विसेज इज द कोर पार्ट, राइट? क्योंकि जैसे बोला कि उनका रॉ मटेरियल भी है और उनका प्रोडक्ट भी वही है, तो वो इकोनॉमी को ड्राइव एक तरीके से फिनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री करती है बाय लेंडिंग टू द कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ रिटेल लेंडिंग। रिटेल लेंडिंग करते हैं, कॉर्पोरेट लेंडिंग करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं सबसे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसीलिए आपको अगर इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी में, अगर रिटेल क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन अगर प्ले करना है, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ प्ले करना है, तो फिर अगेन बैंक्स या एनबीएफसी जो उनको लेन करते हैं वो आती है। अगर कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ या फिर कैपेक्स साइकिल
वो भी इनडायरेक्टली फंड यहीं से होता है। तो इसीलिए ये जो सेगमेंट है वो जनरली आपने देखा होगा कि इनकी जो ग्रोथ है, स्पेशली इसमें अगर 2 पार्ट में अगर देखेंगे, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ एंड कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ। उसमें से कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी स्लो रही है इंडिया में, पर रिटेल क्रेडिट ग्रोथ लास्ट 10-12 साल में बहुत ज्यादा रही है, एटलीस्ट 10% से एट द मोस्ट 20 to 24% रही है। तो इसके कारण, इसमें ग्रोथ भी ज्यादा होने के कारण ये हमेशा इन्वेस्टर्स के रडार में है। तो ऐसे इसके एक फंडामेंटल है और एक रिलेटिव टू बेंचमार्क कारण। Okay. Okay. So now let me ask you a question, which I ask most of my speakers. अगर हम स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी की बात करें, तो एज एन इन्वेस्टर मुझे मेरा स्मॉल कैप एलोकेशन कैसे डिसाइड करना चाहिए? एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, व्हेन हम यस, लोग जब यस। सोचते हैं कि अभी कहाँ पे कितना पैसा डालें, तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली देयर इज अ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर पर्टिकुलरली स्पेशली मिड प्लस स्मॉल की हम बात करेंगे rather देन ओनली टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप, तो एज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, पहले तो एज ए इंडिविजुअल इंडिविजुअल को ये देखना चाहिए कि उनका टाइम होराइजन कितना लंबा है, और 1 साल में या 2 साल में पैसे की जरूरत पड़ेगी, या 5-10 साल में पड़ेगी, या 15-20 साल में पड़ेगी, बेस्ड ऑन द एज प्रोफाइल। देन बेस्ड ऑन व्हाट आर योर टारगेट्स टू अचीव, यानी ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर आपको उसमें कंसिडर करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपका इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट भी एक रहता है कि कुछ लोगों को बेस्ड ऑन दिस, अगर वो इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट भी इन सब चीजों से ही कनेक्टेड है, कि अगर किसी को आपको ये पता होगा कि लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या अंतर है, कि लार्ज कैप हिस्टोरिकली वोलेटाइल लेस रहा है, तो उसमें मूवमेंट्स भी कम रहे, तो उन्होंने रिटर्न कम दिया होगा, लेकिन उनके मूवमेंट्स भी कम होते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो हिस्टोरिकली मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा गिरे हैं और लार्ज कैप कम गिरे हैं। व्हाइल तो इसीलिए आपकी रिस्क एपेटाइट भी काम आती है कि अगर आप में कितना लॉस, अगर मार्केट नहीं चला या फिर गिर गया, तो कितना लॉस सहन करने की क्षमता है। Yep. तो वो असेसमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया, अभी लास्ट 2-3 साल का अनुभव सबका ऐसा है कि मार्केट तो ऊपर ही जाता है ऐसा लगता है, Yeah. और 10-15% रिटर्न तो गिवन ही है, ऐसा ऐसा एक फीलिंग आता है अगर आप लास्ट 2 साल के मार्केट में देखो तो। पर ऐसा नहीं होता है, अगर आप 3, 4, 5, 7, 8, आप देखिए कोविड में मार्केट कितना गिरा था, उसके पहले भी बहुत बार मार्केट गिरा है। तो जब गिरता है तो आप में वो 5, 10, 15, 20% का लॉस सहन करने की क्षमता कितनी है? तो उसके ऊपर भी आपका अलोकेशंस डिपेंड होता है। तो लास्ट 2 साल का मार्केट देख के डेफिनिटली कोई ये डिसाइड ना करे, क्योंकि बहुत बार ये होता है जिसे रिसेंसी बायस कहते हैं, कि रिसेंटली अगर देखें तो ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। Yeah. पर आप लॉन्गर टर्म देखेंगे, और स्पेशली अगर आप जनवरी 20 में अगर जाएंगे, जस्ट गो बैक 4 इयर्स बैक, और जनवरी 20 में बैठ के अगर हम बैठते होते, तो आप देखते हैं कि लार्ज कैप की रिटर्न 10 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप जितने ही या थोड़े से बेटर ही है 10 साल में। मैं तो Yeah. शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वही एनालिसिस अगर हम आज कर रहे हैं, तो ऐसा दिखता है कि नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप ठीक ही बेटर है। क्योंकि क्या है कि 10 साल पहले आप जाओगे, तो 10 साल पहले आपको देखेगा कि 2012-13 में ट्विन डेफिसिट क्राइसिस था। तभी सभी स्टॉक्स के मल्टीपल डिप्रेस थे। तो वो बेस पे आज रिटर्न एकदम अच्छे दिखते हैं 10 साल में। तो वो कॉन्टेक्स्ट याद रखना और उसके ऊपर ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही सिर्फ डेटा देख देख के और जिसे तो उसकी वजह से वो रिसेंसी बायस आ जाता है, तो Sure. वो अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपका इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए आप उस हिसाब से अलोकेट कर सकते हैं। बट कैन वी से कि जो स्मॉल कैप फंड है वो हमारे सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, और शुड दे बी पार्ट ऑफ अ कोर पोर्टफोलियो? It again depends on your age profile and how long you want to invest. Okay. So, and at what multiples you are entering into. To probably today at the at the juncture where market is, where mid cap small cap की भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो वो जंक्चर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्मिंग बिग टाइम वो कम हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे जंक्चर पे वो कॉल इतना इम्पोर्टेंट शायद ना रहे, पर 4-5 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट कॉल रहा होगा। तो ये मार्केट लेवल पे समवन मे अज्यूम दैट मार्केट हिस्टोरिकली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आजू-बाजू रिटर्न देता है। तो
उस हिसाब से रिटर्न्स हिस्टोरिकली हुए हैं, तो वो भी एक ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ओके। सो एक जो फेमस फंड है इस कैटेगरी में इज योर फंड, व्हिच इज द एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड के लिए आप स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक्चुअली कोई भी फंड हो तो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही होती है, वो लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल हो। ओनली डिफरेंस बिकम्स कि स्मॉल कैप जो कैटेगरी है और वो कंपनीज है, वो जनरली ऑन ऑन मीडिया एंड ऑन जनरली बाय द मार्केट, वो रिलेटिवली आप देखेंगे कि लेस रिसर्च रहती है या फिर उनकी इंफॉर्मेशन इतनी रेडीली अवेलेबल नहीं रहती है, तो इसीलिए उनके जो उनको जो जब असेस करते हैं तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, बिकॉज आप देखेंगे लार्ज कैप के हर क्वार्टर में कॉल्स होंगे या फिर उनका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मीडिया में मिलता रहता है, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आर्टिकल आते रहते हैं। तो मिड और स्मॉल के अगर देखेंगे तो उनमें से कुछ कंपनीज कॉल्स करते हैं, कुछ कंपनीज के नहीं होते, कुछ कंपनीज की मीडिया में इतनी रेगुलरली इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, and from that point of view then you have to pay more attention to these companies. तो स्पेशली अगर स्मॉल कैप या मिड कैप फॉर दैट मैटर अगेन, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप खरीद रहे हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि उनके प्रमोटर, वो कंपनी जो मैनेज कर रहे हैं किसकी कंपनी है, वो प्रमोटर कंपनी को कैसे देख रहे हैं, वो कंपनी को ग्रो करना कितना चाहते हैं, और वो कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का ध्यान रखने के उनके क्या क्या पॉलिसीज है। तो ये चीजें स्पेशली अगर मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लार्ज कैप्स जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसमें उसमें एक प्रॉपर डेप्थ ऑफ जिसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं वो बहुत ज्यादा रहती है। पर मिड एंड स्मॉल बिकॉज द स्माइल साइज इज स्मॉल, तो उसमें आपको डेप्थ ऑफ मैनेजमेंट बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो हेड है उनको असेस करना और उनका विजन क्या है, उनका गोल्स क्या है इन नियर टर्म, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो देखना और उसकी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, अगर मिड और स्मॉल कैप कंपनी आप देखेंगे तो वो क्यों बड़ी होगी, यानी हम लोग जब देखते तो देखते हैं कि ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में पैसा डाला, वो कंपनी कल मिड कैप होगी क्या, लार्ज कैप होगी क्या, उसमें वो क्षमता है क्या। तो वो असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो एक बड़ा पैरामीटर रहता है कि आप कौन सी कंपनी बड़े पैमाने पे फंड में लेते हो। तो अगर कंपनी में क्षमता है कि वो मिड कैप और लार्ज कैप फ्यूचर में हो जाए, तो वो एक सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर होता है और उसमें ही ज़्यादा आपका पैसा बनता है। तो इसीलिए उस तरीके से भी हम कंपनी को देखते हैं कि वो कंपनी में क्या क्षमता है, कि एक हो गया मैनेजमेंट, उसके बाद वो बिज़नेस की क्या क्षमता है कि वो आगे जाके बड़ा मिड कैप, लार्ज कैप हो सकता है क्या? तो एक दूसरा क्राइटेरिया हम ये यूज़ करते हैं। और तीसरा आप देखेंगे कि जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो क्यों है? उसके 2 रीज़न होते हैं। एक कि उसका एक तो मार्केट का साइज़ ही छोटा है, तो इसलिए वो स्मॉल कैप है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखेंगे कि प्लाईवुड इंडस्ट्री या फिर कुछ छोटे-छोटे सेक्टर्स हैं, तो उन कंज्यूमर ड्यूरेबल के थोड़े कंपोनेंट्स हैं, उसके उसमें साइज़ेस ही बहुत छोटे हैं, तो इसलिए वो कंपनी बियॉन्ड द पॉइंट ग्रो नहीं कर पाएँगे क्योंकि मार्केट का साइज़ ही छोटा है। आप देखेंगे एफएमसीजी का मार्केट साइज़ बड़ा है, तो इसलिए एफएमसीजी लार्ज कैप आते हैं। बट कुछ कंपनीज़ का साइज़ ही मार्केट का साइज़ ही छोटा है, तो वो छोटे हैं। तो इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि फिर वो मार्केट साइज़ क्या डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ रहा है? अगर नहीं हो रहा है, तो क्या वो मार्केट में अनऑर्गनाइज़्ड टू ऑर्गनाइज़्ड शिफ्ट हो रही है क्या? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि अगर कोई सेक्टर में अनऑर्गनाइज़ ज़्यादा है, तो जनरली ऑर्गनाइज़्ड छोटे-छोटे होते हैं, तो फिर वो उनका मार्केट कैप छोटा होता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है क्या? तो वो एक एंगल से हम देखते हैं। और तीसरा एक कैटेगरी रहती है स्मॉल कैप में कि जो बी टू बी बिज़नेसेस कहते हैं, जैसे केमिकल हो, ऑटो एंसिलरीज़ हो। तो उनमें भी आप देखेंगे कि उनमें भी कई कंपनीज रहती है जो सालों से स्मॉल कैप ही है, पर आपको देखना पड़ता है कि वो अब अलग क्या कर रही है, नई टेक्नोलॉजी ला रही है या फिर कोई नए सेगमेंट में जा रही है जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो या उनका ऑर्बिट जिसे हम बोलते हैं कि उनका ऑर्बिट चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम देखते रहते हैं। ओके। सो अभी हम वैल्यूएशन की बात कर रहे थे श्रेयस। अभी जैसे वी कैन से कि मार्केट्स ओवर वैल्यूड। तो जब मार्केट्स ओवर वैल्यूड होती हैं तो एज एन इन्वेस्टर हम सही इक्विटी फंड्स कैसे सेलेक्ट करें? इजंट इट टफ? तो मार्केट ओवर वैल्यूड होने पे तो दो तीन चीजें हो जाती है कि आस्क रेट जिसे बोलते हैं कि आस्क रेट फ्रॉम द कंपनी इज वेरी हाई।
मीन्स एट अ से 50p मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग रेशो जिसे बोलते हैं। तो एवरीवन एक्सपेक्ट दिस कंपनी की ग्रोथ 20% की है तो ऊपर ही होनी चाहिए। अगर तो इतने बड़े एक्सपेक्टेशन में कंपनी को डिलीवर करना कभी कभी एंड ऑफ द डे इन्वायरमेंट में टू बी डिपेंड करता है, तो इतना इतना सभी कंपनी को डिलीवर करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हाई वैल्यूएशन पे सक्सेस रेट कम हो जाता है ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप देखेंगे पोर्टफोलियो रहता है और पोर्टफोलियो में 50, 100, 150 डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर पोर्टफोलियो आप देख रहे हो, तो वो कंपनी का वो जो पोर्टफोलियो उसका सक्सेस रेट कम हो जाता है कि शायद 100 में से पहले 2022 से 23 तक 70-80 कंपनियों ने रिटर्न अच्छे दिए, तो वो धीरे धीरे करके वो 100 में से शायद 30 या 40 ही अच्छी करेंगी। तो इसीलिए उसके बाद आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एट व्हेन इट मार्केट एट वेरी हाई वैल्यूएशन। एंड अगर आप इन्वेस्टर्स के हिसाब से अगर देखें तो ये चीजें बेस्ड ऑन, एक तो आपको पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा कि उसमें से बड़े स्टॉक कौन से है, उसमें वैल्यूएशंस का क्या व्यू हो सकता है। पर अभी आपके पास आपको वो एनालिसिस इंडिविजुअली कर पाते हो तो वो कर सकते हैं, या फिर देर आर सर्टन मेट्रिक अवेलेबल जैसे पी ऑफ द फंड, तो उसमें भी पता चलता है। पर उससे ज्यादा मेरे हिसाब से इसमें बियॉन्ड अ पॉइंट इट्स अलोकेशन डिसीजन विच वन टेक्स दैट विल हेल्प देम, क्योंकि वो साइकिल में अभी महंगा है तो बेच दो, सस्ता हो गया वापस खरीदो, उसमें से जो दूसरा पार्ट जो मैंने बोला, चलो महंगा है तो बेच भी देंगे, बट सस्ता है तो कितने बार खरीदा जाता है, और उस टाइम पे वो जो एरर होती है उसमें एक्चुअली रिटर्न्स कम हो जाते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमने बहुत बार देखा है कि मार्केट रिटर्न ज्यादा देता है पर इन्वेस्टर के रिटर्न कम होते हैं, क्योंकि दे एग्जिट द मार्केट एंड डोंट एंटर एंड दे ट्राई टू टाइम द मार्केट। तो इसीलिए रादर देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, हम अगर अपना इक्विटी एलोकेशन आपको अगर लगता है कि ये सही है और वो इतने पीरियड के लिए रखा है, तो उस हिसाब से गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ऑलवेज हेल्प रादर देन टाइमिंग ऑफ द मार्केट। ओके, तो अगर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करें, वेयर डू यू थिंक थीमेटिक फंड्स फिट इन? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे थीमेटिक फंड्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। सो डू यू थिंक कि जो थीमेटिक फंड्स होते हैं उसमें हाउ डू वी सेलेक्ट द राइट थीम? एंड एज एन इन्वेस्टर क्या हमें एसआईपी या लमसम करना चाहिए इन थीमेटिक फंड्स? पहले तो सेकंड पार्ट तो रिलेटिवली इजी है कि कोई भी फंड में हम हमेशा एसआईपी की ही रिकमेंड करते हैं, ओके। क्योंकि वो डिसिप्लिन लाती है। बट स्पेशली व्हेन इट कम टू थीमेटिक फंड, उसमें डेफिनेटली एसआईपी वर्सेस लमसम ये डिबेट हो सकता है। कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, या फिर कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में एसआईपी वर्सेस लमसम में हमेशा एसआईपी इज बेटर। बट जो थीमेटिक फंड होते हैं और उसमें से भी जो नैरो, जिसे थीमेटिक फंड बोलता हूँ मैं, तो थीमेटिक में भी दो कैटेगरी के रहते हैं। एक रहते हैं नैरो थीमेटिक। नैरो थीमेटिक मीन्स एकदम सेक्टरल, ओनली फाइनेंशियल सर्विसेज, ओनली फार्मास्यूटिकल, ओनली आईटी, राइट, एकदम सेक्टरल फंड है, इसमें एकदम नैरो थीम है। उसमें तो उसमें भी नैरो होते हैं, इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल सर्विसेज, ओनली हाउसिंग, या फिर ओनली डिफेंस, तो इट्स नॉट एंटायर मैन्युफैक्चरिंग, इट्स ओनली डिफेंस। नाउ दिस इज वेरी नैरो थीमेटिक। Yeah. जब आप नैरो थीमेटिक में जाते हो तो उसमें डेफिनेटली टाइमिंग का एलिमेंट ठीक ठाक सा आ जाता है, क्योंकि वो थीम शायद बहुत सालों तक ना काम करे एक बार चलने के बाद। तो इसीलिए वो ऐसे जो नैरो थीम्स है उसमें इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने लमसम डाला तो कब एग्जिट भी करना है, उसमें वो जरूरत रहती है। पर वो जो डाइवर्सिफाइड थीमेटिक है, थीमेटिक में भी दूसरे फंड रहते हैं जो डाइवर्सिफाइड रहते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि वो थीम का ब्रॉडर मार्केट से ओवरलैप कितना है। जस्ट टू गिव एग्जांपल, अगर आप फार्मास्यूटिकल फंड देखते हो, अब फार्मास्यूटिकल फंड का ओवरऑल इंडेक्स में वेट 6 या 7% होगा, राइट, तो उसके इंडेक्स का तो ओवरलैप 7-6% ही है, तो ये बहुत नैरो थीम हो गई। अब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो यू हैव टू वेरी केयरफुल कि ये स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है तो ठीक है, जो कुछ केस में होता है, बट अगर वो बहुत ओनली डिफेंस है या फिर ओनली कैपिटल गुड्स ओरिएंटेड है, तो उसमें वो स्ट्रक्चरल अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है तो उसमें आपको, बिकॉज ओवरलैप इज लेस, तो आपको देखना पड़ेगा कि फंड मैनेजर्स विल नॉट बी एबल टू मूव अराउंड फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर, उसको उसमें ही रहना है। पर अगर कोई थीम अगर ब्रॉड बेस्ड है, जैसे आप देखेंगे कि कंजम्पशन थीम जिसका ओवरलैप विद अंडरलाइंग बेंचमार्क और निफ्टी 500 इज 34-35%, इवन मैन्युफैक्चरिंग थीम का भी ओवरलैप विद निफ्टी 500 इज अपवर्ड ऑफ 30%। तो जो थीम का ओवरलैप विद
ओवरऑल अंडरलाइंग मार्केट हाई होता है 30-35%, तो फंड मैनेजर के पास एक रूम रहती है कि अगर ये सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा है तो वहां से निकल के दूसरे में जाओ। तो ऐसी थीम्स जनरली आप लॉन्ग बाय एंड होल्ड रख सकते हैं, पर अगर बहुत नैरो है तो आपको उसमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं कि यू हैव टू योर सेल्फ एक्ट लाइक फंड ऑफ फंड मैनेजर, बिकॉज आप क्या कर रहे हो कि खुद ही फंड ले रहे हो इंडिविजुअल सेक्टर के, जो अदरवाइज डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर क्या करते हैं कि फार्मास्यूटिकल बढ़ाया, आईटी बढ़ाया, फाइनेंशियल कम किया, फिर तो इसमें आप खुद अगर इंडिविजुअल सेक्टर लो तो आपको भी वो ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी किसको आगे पीछे करना है, तो उस हिसाब से आपको इसको देखना पड़ेगा। Okay, but any specific theme that you would want to recommend? Any broad-based theme? सो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कोई भी इकोनॉमी के तीन कंपोनेंट रहते हैं। एक होता है कंजम्पशन, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एक्सपोर्ट्स। तो जीडीपी ऐसे कंट्रीब्यूट Yeah. कंप्राइज होता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन एज अ थीम इज गुड इन इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट एज अ थीम इज गुड। तो अगर ये दो थीम अगर है तो इट ओवरऑल कंबाइन दीज टू थीम्स एक्चुअली कंप्राइज मोस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। फिर एक्सपोर्ट्स है। अब एक्सपोर्ट्स आज की तारीख में अगर स्लो डाउन या फिर रिसेशन की आशंका है तो एक्सपोर्ट्स में मुझे पता नहीं, अभी उसमें आपको देखना पड़ेगा कि रिसेशन है कि नहीं। पर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम कैन बी अ लॉन्ग थीम फॉर अस। Okay. Okay. Since we were talking about SIPs, help us understand शेयर्स की एक इन्वेस्टर सही SIP अमाउंट कैसे सेलेक्ट करे, बिकॉज इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्वर्जेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट स्टेप अप SIP, क्योंकि लोगों को SIP के बारे में पता है लेकिन स्टेप अप SIP बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं एज अ फैसिलिटी, सो हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट बोथ. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और एसआईपी थ्रू कर रहे हैं तो जनरली वेदर यू आर डूइंग एसआईपी और लमसम, इट इज अगेन एज आई सेड कि आपका गोल बेस कैसा है। तो अगर आपको आपकी सेविंग्स का हाइपोथेटिकली कि एक अगर नंबर, जस्ट टू थ्रो अ नंबर, कि आपको अगर आपके सेविंग का बेस्ड ऑन एज प्रोफाइल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, आपको अगर 50% या 60% आपको अगर इक्विटी में रखना है तो वो आप लमसम में भी सेम करें और एसआईपी में भी सेम करें, कि आपका मंथली इनकम जितना है उसी हिसाब से उतना परसेंटेज अगर आप इक्विटी में डालो तो वो एक डिसिप्लिन अप्रोच हो जाता है, rather than rather than trying to change in between। तो इसीलिए अगर इनकम बढ़ रही है, ऑब्वियसली इनकम इंडिया में इन्फ्लेशन के साथ तो बढ़ती रहती है, तो उसी हिसाब से आप उसको स्टेप अप कर सकते हैं। तो इसीलिए एसआईपी एज अ रूट, तो आप हर मंथली इनकम का ही अगर आप अलोकेशन एक टारगेट रखिए कि आज इनकम अगर हमारी 20,000 है तो 20,000 में से अगर आप हाइपोथेटिकली जस्ट थ्रो नंबर कि 10,000 मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो 10,000 और कल को वो 20 की इनकम 50 हो गई, तो अब आप 10 पे तो रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि तभी आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना जरूरी है। तो फिर 25 से अगर आप करना है तो वो 25 कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप आपका गोल, टारगेट और ओवरऑल पोर्टफोलियो एज अ परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ, एज अ परसेंटेज ऑफ योर स्पेंडिंग, अगर आप एज अ परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग ही अगर कंट्रोल करो तो आपके आपके परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ में भी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इनकम बढ़ रही है लेकिन आपका फिर इक्विटी नेटवर्थ उतना बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए एज अ परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग ही अगर आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके नेटवर्थ में ज्यादा दिख जाएगा। Okay, okay. But it is important that we keep increasing our investments along with our income, right? यस, यस। Okay. We'll talk a little bit about large and mid cap funds, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी फेमस कैटेगरी हुई है इन द लास्ट 5 years. हमने देखा है कि जो AUM है वो ऑलमोस्ट 5 times बढ़ा है, फ्रॉम 0.5 lakh crores in July 2019 to 2.57 lakh crores in July 24. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लार्ज और मिड कैप एज अ कैटेगरी में इतना ज़्यादा हम ग्रोथ देख रहे हैं? तो हमने एक ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर कोविड, आफ्टर ये जो रैली हो गई और जो इकोनॉमी की रिकवरी हुई वो बहुत ब्रॉड बेस्ड रही है। तो ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी में क्या हुआ है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक डेटा पॉइंट पहले ही बता रहा था कि अगर जनवरी 20 में जाके आप डेटा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप का 10 साल तक रिटर्न कुछ नहीं है कंपेयर टू लार्ज कैप, सिमिलर ही है। पर अभी वो केस है नहीं, क्योंकि
रियल टर्न अराउंड देखा है बहुत सारे बिजनेसेस में, कैश फ्लो इंप्रूवमेंट देखा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा है। तो इसीलिए when someone is investing in a country like India, which is expected to grow both on consumption front also and investment front also, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन ये होता है कि इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी के ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिड और स्मॉल में, तो इसीलिए इन इंडिविजुअल्स पोर्टफोलियो आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दोनों साइड चाहिए तो लार्ज और मिड दोनों में आपको रहना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए ये डाइवर्सिफाइड जो जो फंड कैटेगरी है जिसमें लार्ज एंड मिड कैप दोनों है, तो दैट हेल्प्स इन सिस्टमेटिकली एंड इन अ डिसिप्लिन मैनर। एंड आप उसमें अंतर देखेंगे अगर, तो कैसा है कि मार्केट में तो फ्लेक्सी कैप फंड भी है या फिर अलग अलग डाइवर्सिफाइड फंड भी है, पर उसमें फंड मैनेजर डिसाइड कि उसको 10%, 20%, 30%, 40% कितना मिड और स्मॉल में रहेगा। इसमें तो आपको फिक्स है कि 35% मिड कैप में कम से कम रहेगा। तो उस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में भी वो रह जाता है। और इन दिस बिकॉज दिस इकोनॉमी इज ब्रॉड बेस्ड रिकवरिंग, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है, तो उस टाइम में जनरली ऐसे फंड है जो बाय डिजाइन दे आर इन बोथ लार्ज एंड मिड, दे टेंड टू डू वेल। तो आप अगर देखेंगे कि इवन मल्टी कैप फंड कैटेगरी हैज डन बेटर देन फ्लेक्सी कैप, क्योंकि बाय डिजाइन उसमें मिड और स्मॉल ज्यादा है। तो इसी तरह से बाय डिजाइन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मिड कैप ज्यादा है, और उसी वजह से ये कैटेगरी ने अच्छे रिटर्न दिए। एंड एट दिस जंक्चर ऑफ मार्केट जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशन भी ज्यादा है, लार्ज कैप में सर्टन पॉकेट है जहाँ पे वैल्यूएशन कम है। जब मैं बोलता हूँ कम है का मतलब कंपेरेटिवली, क्योंकि मार्केट में relatively? एब्सोल्युटली कुछ सस्ता नहीं है, रिलेटिवली कम है। तो वो हिसाब से अगर आज की तारीख में देखा जाए तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बेहतर दिखती है, क्योंकि आप एक साइड में रिलेटिवली सस्ते स्टॉक भी ले रहे हो और एक साइड में रिलेटिवली फास्ट ग्रोइंग कंपनीज भी ले रहे हो। क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप के मल्टीपल ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उधर ग्रोथ भी ज्यादा दिख रही है आज की तारीख में। तो वो ग्रोथ ज्यादा आने के कारण मल्टीपल ज्यादा है, और ज्यादा मल्टीपल पे हमें रिस्क भी दिखती है वैल्यूएशंस की। तो इसीलिए आप अगर दोनों लार्ज एंड मिड कैप लेते हो तो आप रिलेटिवली सस्ते भी ले रहे हो और रिलेटिवली फास्ट ग्रोइंग भी ले रहे ओके, सो दैट मीन्स ये हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है, दिस कैटेगरी? हो, डेफिनेटली बन सकता ओके, ओके। सो टेल अस लिटिल बिट अबाउट एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, कि इस फंड में आप स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं? है। जैसे बता रहा था कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सेम ही होती है कि कोई भी फंड ले ली। ओनली थिंग इज कि कौन से कैटेगरी, कौन सा सेक्टर, उसी हिसाब से आपका अप्रोच उसमें फाइन ट्यून करना पड़ता है। तो जैसे लार्ज कैप सेक्टर है जिसमें बता रहा था कि लार्ज कैप सेक्टर में कौन से सेक्टर आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और एफएमसीजी टाइप्स। तो इन सेक्टर्स में हम देखेंगे कि उसमें आपको अगेन इंफॉर्मेशन एंड द रिसर्च इज अ लॉट ऑलरेडी अवेलेबल। तो उसमें हम लोग बेस्ड ऑन दैट वो सेक्टर्स की हम चॉइस करते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में जैसे मैंने स्मॉल कैप के टाइम के एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया था, तो वो तरीके से मिड एंड स्मॉल को असेस करते हैं। बट अंडरलाइंग थीम इज ग्रोथ। तो हमारे सारे पोर्टफोलियोज में एंड ऑब्वियसली इंक्लूडिंग एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बेसिक कि आपको ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में रहना है और रिलेटिवली ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए, तो वो फोकस रहता है। तो इसीलिए ग्रोथ एंड क्वालिटी, तो क्वालिटी कंपनीज मीन जहाँ पे फ्री कैश फ्लो ज्यादा हो, आरओई ज्यादा हो और मैनेजमेंट का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो। तो ये दोनों एक ओवर आर्चिंग थीम है, और उसके अंदर फिर डिपेंडिंग ऑन सेक्टर हम लोग कंपनी सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो नाउ जस्ट टेल अस कि ये फैक्टर फंड्स क्या होते हैं? बिकॉज ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमसे पूछते रहते हैं कि टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट फैक्टर फंड्स, एंड ऑल्सो ये एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग का जो बीच में जो गैप है, हाउ डज इट ब्रिज इट? तो पहले तो मैं एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही, आप यूएस में देखे, इंडिया में देखे, तो ये ट्रेंड हम यूएस में से में तो बहुत सालों से चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, पर यूएस में एक्टिव इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, पैसिव भी ग्रो कर रही है। इंडिया में भी वो ट्रेंड अभी शुरू हुआ है। तो मेरे ओपिनियन में पैसिव इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी, राइट? कि वो क्या कर रहे हैं कि एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, और वो इंडेक्स के जो स्टॉक है उसके वेटेज के प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट होता है।
सो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ वर्किंग, दैट इज ऑल्सो वन स्ट्रेटेजी। जैसे किसी का वैल्यू स्ट्रेटेजी होगा, वैल्यू Yeah. ओरिएंटेड, किसी का रहेगा ग्रोथ ओरिएंटेड, क्वालिटी ओरिएंटेड, वैसे किसी का इंडेक्स ओरिएंटेड। So I would call it as a one strategy, like everyone else. Someone may have growth at a reasonable price strategy, right? GARP जिसे बोलते हैं। Yeah. So it is similarly investing in index is also a strategy. Now that strategy can sometime outperform the way it is outperforming now in some categories, while there has been time earlier when that strategy is underperformed also. So to the actively managed. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो when you are looking at it as an investor, my opinion हमें ये देखना है कि as an investor whether I'm diversified among all strategies or not. तो ऐसा नहीं कि ओनली एक्टिव किया या फिर ओनली पैसिव किया। We should treat it as one among 4 or 5 strategies which are available in the market and invest and allocate money to it accordingly. Okay. Okay. Then how about factor funds in general? फैक्टर फंड्स इन जनरल में भी वो एक रिलेटिवली पैसिव स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, पर उसमें मल्टीपल फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे मोमेंटम हो, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच पीपल लुक एट। अब वो फैक्टर्स मार्केट के अंडरलाइंस पे चेंज होते रहते हैं कि अभी मार्केट में कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर को that category is also really good. It is emerging and there is a momentum based strategy also. There are multiple strategies one can have, and there are multiple underlying benchmarks also. So they are also working very well, and these are the new products which are coming. So investor, as I said, कि ये strategies है, one should treat it as additional strategy which is active. So there is nothing like either or. The way it is not either active or passive or either factor or either quant based strategies भी रहती है मार्केट में। तो one should not treat it as either or, ये अच्छा है या ये गलत है। There are individually there are strategies. Sometimes some strategies win disproportionately in the market. Sometimes some strategies lose disproportionately in the market. As मेरा एक ऑब्जर्वेशन और एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि as long as you are following it consistently over a period of time, it creates wealth for you. अगर आपने उसमें फ्लिप फ्लॉप किया कि नहीं अभी आज ना ये चल रहा है तो आज मैं डालता हूँ, कल भी दूसरे में डालूंगा पैसा, उससे अच्छा जो जिसे मैं अलोकेशन अप्रोच बोल रहा हूँ फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आप अलोकेशन अप्रोच रखें rather than आज का जो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पे अगर आप हमेशा जाते रहेंगे तो टाइमिंग अच्छा हुआ तो ठीक है, बट अगर ट्रेंड का टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ तो फिर उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि हमेशा हम क्या करेंगे कि ट्रेंड में पिछले का बेच के आप नए में जाते हो, तो वो ट्रेंड आपको पता नहीं कल वो पिछले वाला बेच जो बेच रहे हैं वो उसकी ट्रेंड नेक्स्ट हो शायद। तो इसीलिए अलोकेशन टू ऑल द स्ट्रेटेजीज विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, एंड वन शुड लुक एट इट इज एज अ अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एंड मोर स्ट्रेटेजीज इन द मार्केट। लेकिन इस स्ट्रैटेजीज में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए? कोई भी स्ट्रेटेजी में एज लॉन्ग एज दैट स्ट्रेटेजी इज बीइंग फॉलोड कंसिस्टेंटली बाय दैट स्कीम, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ही रहना चाहिए, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी का वैसे बताया कि टाइम होता है कि कुछ टाइम में जैसे एक्टिव फंड जैसे बता रहा था कि पैसिव इज ऑल्सो स्ट्रेटेजी, Yeah. कुछ टाइम में पैसिव ने अंडर परफॉर्म किया है, कुछ टाइम में एक्टिव ने अंडर परफॉर्म किया। तो और अगर आप अभी आज पैसिव अच्छे कर रहे हैं तो उसमें पैसिव में चले जाएंगे 100%, फिर बोलेंगे नहीं अभी एक्टिव में 100% जाना है, तो उससे अच्छा अलोकेशन अप्रोच इज बेटर। और लॉन्ग टर्म में हर एक स्ट्रेटेजी based on its time in the market, it is seen that it has given returns. ओके। ओके। सो अगर जैसे हम बात करें ना, अगर हम एज एन इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो आई थिंक वी ऑलवेज लुक एट कि हमारे पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, राइट? तो इफ यू लुक एट परसेंटेज होल्डिंग्स, ये जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं, इज इट इम्पॉर्टेंट टू लुक एट देम? एंड ऑल्सो अगर हम फंड का एयूएम देखें, राइट, वो बड़ा साइज अगर है फंड का तो वो अच्छी बात है या नॉट सो गुड? व्हाट डू यू थिंक? तो पहले तो टॉप 10 जो चीज है, तो टॉप 10 में डेफिनेटली देखना चाहिए कि उसमें आपको आइडिया आती है कि फंड मैनेजर कैसे सोच रहा है, या फिर फंड की सोच कैसी है, क्या देख के इन्वेस्ट किया जा रहा है। और टॉप 10 फंड्स का वेटेजेस भी दिया जाता है कि वो 50% है, 40% है, 60%। आप अगर एक मैथमेटिक्सली भी एक देखेंगे तो क्या होता है कि आपका 50-60% ऑफ पोर्टफोलियो
जो करता है दैट डिटरमाइंस ओवरऑल आउटकम Yeah. मोस्टली, रेदर देन आपका 20-30% पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, बराबर। तो वो हिसाब से टॉप 10 स्टॉक्स देखना इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली उनका कंबाइंड वेट कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा वेट उतना वो फंड के आउटकम को अफेक्ट करेगा। जैसे अगर 60% है तो इट विल हैव अ वेरी हाई वेरी हाई Influence. इम्पैक्ट ऑन द आउटकम। Yeah. अगर वो 40% है तो इट विल हैव अ लो, अगर वो 20% है तो और लो इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए वो कितना है वो इम्पोर्टेंट रहता है आउट इम्पैक्ट के लिए, और उसमें क्या है, और आप उस पे कंफर्टेबल हो इंडिविजुअली। अगर आपके व्यूज है इंडिविजुअल स्टॉक पे तो आप वो देख सकते हो कि हाँ मुझे ये कंफर्टेबल लगता है। आप उसमें 2-3 तरीके से देख सकते हो कि हाँ मुझे लगता है स्टॉक की कंपनीज अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, या फिर ये स्टॉक के सेक्टर्स अच्छे हैं। तो आप तो ऐसे अलग-अलग तरीके से उस पे आप व्यू ले सकते हो। तो वो एक आपको एक ओवरऑल पिक्चर आ जाता है कि ऐसे स्टॉक्स में ये फंड का बिहेवियर कैसे रहेगा। और दूसरी चीज़ आपने जो बोली कि फंड्स में Fund ka आपका size. हाँ, Fund ka size. साइज़ How does it impact the तो portfolio? साइज़ के हिसाब से अगर हमें देखना है, तो ऑब्वियसली जो फंड बड़े और ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो डेफिनिटली आपने एक देखा है, एक पैटर्न देखा है कि बेस्ड ऑन रिटर्न्स फंड्स हैव ग्रोन हिस्टोरिकली, Yeah. राइट? तो फंड साइज ऑब्वियसली जो बड़ा हुआ है उसने उसके अर्लियर टाइम पीरियड में वो फंड मैनेजर ने और फंड ने कभी तो एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम दैट फंड मस्ट हैव डन गुड, राइट? दैट इज वन थिंग व्हिच इज नोटिसेबल इन दिस। बट फंड साइज पे और फंड का आउटकम, ये दोनों चीजें डिफरेंट टाइम होराइजन में रिफ्लेक्ट करती है। जैसे अगर फंड्स के टाइम होराइजन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर लॉन्ग टर्म है, तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द फंड मैनेजर, ये अगर है तो फंड का साइज रिलेटिवली लेस मायने रखता है। पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म है, या फिर आपका और फंड अगर टोटली लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है नहीं, कि फंड्स परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ इट इज चर्न, राइट? जो चर्न का भी नंबर आता है। So if funds performance is depends on how fast it is churn, Yeah. तो फिर लार्ज साइज में वो फास्ट चर्न ऑब्वियसली इतना नहीं हो सकता है जितना स्मॉल साइज में हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके लॉन्ग टर्म फंड फंड स्कीम का अंडरलाइंग मैंडेट और द वे इट इज बीइंग ऑपरेटेड वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, और आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन भी अगर लॉन्ग टर्म है, तो फिर फंड साइज इतनी मायने नहीं रखती। Okay. All right. Okay. So now help us understand शेयर्स कि हमारे पोर्टफोलियो में ना लोग बहुत सारे फंड्स डाल देते हैं, तो हाउ डू वी रिड्यूस द नंबर ऑफ स्कीम्स इन आवर पोर्टफोलियो? क्योंकि मुझे लगता है कि आप पहले एक्साइटमेंट में बहुत सारे फंड्स डाल लेते हो, लार्ज कैप भी डाल दिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप हाँ, एंड ऑल द कैटेगरीज, एंड देन यू रियलाइज कि बहुत सारे फंड्स हो गए। सो हाउ डू वी रिड्यूस द नंबर ऑफ फंड्स इन आवर पोर्टफोलियो? एक्चुअली नंबर ऑफ फंड्स से ज्यादा, जैसे अगर आप सिमिलर एनालॉजी अगर फंड मैनेजर देखे तो फिर नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होने चाहिए पोर्टफोलियो, या राइट? 30 राइट नंबर है, 50 राइट नंबर है, या 100 राइट नंबर? द सेम थिंग इज फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल, कि कभी कितने स्कीम्स आइडिया है, तो इट गोज इन सेम मैनर। बट एक चीज आई वुड अर्ज इन्वेस्टर्स टू डू इज लुक थ्रू व्हाट यू आर एक्चुअली होल्डिंग ओके। रेदर देन नंबर्स। लुक थ्रू का मतलब ये है कि जैसे आप जब सपोज 10 स्कीम है, उसमें से all 10 are say in flexi cap, then maybe that strategy is good, I would say, because उसमें आप अलग अलग कंपनीज, अलग अलग मार्केट कैप, अलग अलग फंड मैनेजर्स को एक्सपोजर कर रहे हो, तो एक ठीक ठाक सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब आपके पास अगर 20-30 फंड है और उसमें कोई लार्ज कैप, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप, कोई बैलेंस कैटेगरी, राइट? हाइब्रिड फंड्स है। तो लुक थ्रू का मतलब ये कि आपको ये देखना है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का ओवरऑल एक्सपोजर कितना है। अगर आपके 20% ऑफ सपोज आपके पास 20 फंड है, उसमें से अगर 10% एक्सपोजर अगर हाइब्रिड को ही, तो आपको देखना है कि एक्चुअली आपका कैश कितना है उसमें,
कि आपके अगर वो हाइब्रिड फंड्स 50% ही मार्केट में है, तो एक्चुअली यू आर इन्वेस्टिंग almost that much amount in cash, right? Or not cash, bond market or debt exposure है आपका, वो Yeah. debt market का exposure है, right? तो वो लुक थ्रू जो कह कर बोल रहा हूँ, वो करने की इम्पोर्टेंट है कि फिर उसके बाद लार्ज वर्सेस मिड वर्सेस स्मॉल एक्सपोजर कितना है। देन यू टू बेसिकली लुक एट ऑल द फंड्स, सी कि वो इंडिविजुअल फंड का लार्ज मिड स्मॉल एक्सपोजर कितना है, उनमें अगर हाइब्रिड से तो कैश एक्सपोजर कितना है, एंड देन लुक थ्रू कि हाँ ये मेरा जो 100 का कॉर्पस है वो उसका एक्चुअली कॉम्पोजिशन लार्ज मिड स्मॉल कितना है, और उसमें एक्चुअली मुझे लगता है कि 100 मेरा इक्विटी में, एक्चुअली 100 इक्विटी में है ही नहीं है, शायद निकले कि शायद मेरा 70 इक्विटी में, क्योंकि मैंने हाइब्रिड में भी डाला है, राइट? तो ये सब चीजों का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद आपके पास फंड कितने हो उसका कुछ एक आइडियल या थियोरेटिकल आंसर है नहीं, बट नोइंग व्हाट यू एग्जैक्टली ओन, लार्ज मिड स्मॉल कैश और डेट एक्सपोजर, is is what is more important rather than number of funds and across strategies also. ओके। तो अश्रेस ये बताइए कि असेट एलोकेशन के लिए कोई बेसिक थंब रूल्स जो हम इन्वेस्टर्स को फॉलो करने चाहिए? थंब रूल्स इसमें ज्यादातर होते नहीं है, क्योंकि फर्स्ट थंब रूल ये होता है कि बेसिकली डाइवर्सिफाई, ये आपने हमेशा ही सुना होगा। Yeah. डाइवर्सिफिकेशन में भी क्राइटेरिया क्या रखा जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लास, so it should be everything. It should be real estate, equity, gold, and whichever asset class you are comfortable with. So diversification of the asset class, और वो फिर अगर हम उसमें भी इक्विटी रख रहे हैं, बिकॉज हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी में भी फिर लार्ज मिड स्मॉल या डिफरेंट पार्ट ऑफ इक्विटी एज सच। तो इसीलिए ये थंब रूल से ज्यादा अगेन इट गोज बैक टू द इंडिविजुअल एपेटाइट। अगर किसी की वोलेटिलिटी की एपेटाइट कम हो, तो फिर उनके लिए लेस इक्विटी, लार्ज कैप ओरिएंटेड इक्विटी, ये चीजें काम आती है। अगर किसी की एपेटाइट ज्यादा हो, तो फिर स्मॉल कैप मिड कैप ओरिएंटेड ज्यादा। तो अगेन इट गोज बैक टू आपका इंडिविजुअल एपेटाइट किस पैसा है, और आपका कितने साल के लिए पैसा रखना है, और कितना अमाउंट रखना है एज अ परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल नेटवर्क। तो ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती है। Okay. Any mistakes that you have made, Shreyas? Any learnings that you would like to pass on to us from the mistakes that you have made? More than mistake, I would actually learning I would pass on, which obviously learning is always comes from the mistake or someone else's mistake, whether it is mine or someone else's, right? The main part for all of us to, as an investor, to actually keep in mind when we are investing in equity market is, हम लोग एक्चुअली इक्विटी में इन्वेस्ट जब करते हैं, तो हम लोग कुछ असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली जो वोलेटाइल है, दैट इज वन, ऑब्वियसली वन शुड अंडरस्टैंड दैट पार्ट। Yeah. बट मोर देन दैट इफ वी हैव अ माइंडसेट कि हम लोग एक्चुअली वी आर पार्टनरिंग विद प्रमोटर्स, वी आर पार्टनरिंग विद समवन टू इन देयर बिजनेसेस टू क्रिएट वेल्थ। So obviously, as an individual, someone may be salaried, but then he's not doing business. But when you are investing in some, buying some stock, you are actually buying some business. You are owner of that business, part owner. It may be only 1,000 or 1 lakh of the ownership, but you are actually partnering. And when you create portfolio, then you are actually buying multiple such business. So when you have that mindset, sir, actually आपका फिर होल्डिंग पीरियड, देन एंग्जाइटी, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, या फिर इंडिविजुअल कंपनी के डेवलपमेंट्स कैसे है, ये सब चीजें वी देन ट्राई, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इमोशंस ड्यूरिंग द during volatility of the market, and it helps us tide over these emotions. So इसीलिए whatever way you can, one should have a control over emotions whenever there are market ups and downs. I am saying that probably लास्ट 2-3 साल का मार्केट देख के ऐसा लगता है कि ये तो वन साइडेड रैली है, और एवरी मंथली पैसा बने जा रहा है, बट ऐसा होता नहीं है मार्केट में। इसीलिए व्हेन वी हैव दैट माइंडसेट कि हम क्या खरीद रहे हैं, हम वी आर पार्टनरिंग विद बिजनेसमैन, इंडिया बिजनेस इंक जिसे बोलते हैं, राइट? And with that mindset, if you allocate money and put money there, then it will give more long-term orientation to our investment. And actually, हमने देखा है कि being for longer time in the market creates more wealth rather than
any other analysis if someone does. So that is the one thing which I would urge investor to look at this kind of mindset. Okay. Because this controlling emotions is important at our end also, right? It's for everyone. So for our end, when it comes to the individual stocks companies, and for investors, and obviously their equity allocation and portfolio. Okay. Just one last question, Shreyas. हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बुक recommendations? Generally, there are multiple books in the market, right from the beginners to most advanced as such. But always for beginners, all the conversation, I always recommend book One Upon on Wall Street by Yeah. Peter Drucker. बहुत पुरानी बुक है वो, ऐसा लगेगा कि बहुत पुरानी बुक है, बट एक्चुअली इट गिव्स अ रियल कॉन्टेक्स्ट टू इंडिविजुअल, बिकॉज उसमें बहुत इजी तरीके से और जो हम आजू बाजू में जो देखते हैं उससे इन्वेस्टमेंट का कोरिलेशन एंड स्टॉक मार्केट का कोरिलेशन बहुत इजी तरीके से दिखता है. सो इट गिव्स touch and feel of the investment. So I always like that book. Sure. Wonderful. Thank you so much, Shreyas. I think it was wonderful chatting up with you again. Thank you so much for your time. So we hope to get you back again maybe in the near future. Thank you. Thank you very much. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Shreyas. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस पर्टिकुलर एपिसोड में. तो हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर श्रेयस से पूछा कि जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है उसके पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है. सो मिस्टर श्रेयस सेज कि सबसे पहले तो जो काफ़ी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं होती है. ऑल्सो ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मीडिया पे अवेलेबल नहीं है. तो जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है उसमें सबसे पहले ऐसी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखा जाता है. इसके बाद दिस फंड ऑल्सो लुक्स एट इस कंपनीज के गोल्स या इसका विजन क्या है कि आगे जाके जो कंपनी है वो क्या मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी बन सकती है या नहीं बन सकती है. फिर हमने मिस्टर श्रेयस से थीमेटिक फंड्स के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर श्रेयस सेज कि थीमेटिक फंड्स में आप SIPs के जरिए डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं. ही सेज कि थीमेटिक फंड्स में कुछ थीम्स जो होती हैं वो काफ़ी नैरो होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर डिफेंस हो गया. ऐसे थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. ही ऑल्सो सेज कि थीमेटिक फंड्स में जो ब्रॉड बेस्ड थीम्स होती हैं वो बेटर होती हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जाम्पल. ऐसे जो थीमेटिक फंड्स होते हैं दे आर अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. फिर हमने मिस्टर श्रेयस के साथ थोड़ा स्टेप अप SIP के बारे में डिस्कस किया है. मिस्टर श्रेयस सेज कि सबसे पहले अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो SIP के जरिए हो चाहे वो लमसम के जरिए हो, आपको आपका रिस्क टॉलरेंस, आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में पता रहना चाहिए. ही सेज कि जैसे जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी, अपने SIPs को भी स्टेप अप करना चाहिए एटलीस्ट टू मैच दैट इन्फ्लेशन. फिर हमने मिस्टर श्रेयस के साथ थोड़ा लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर श्रेयस सेज कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और मिड कैप दोनों सेगमेंट्स होने चाहिए और जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं वो हमें इन दोनों सेगमेंट्स का एक्सपोजर देते हैं थ्रू वन फंड. ही सेज कि इन फंड्स में अगर देखा जाए तो जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन होता है विच ऑफ कोर्स शोज द गुड परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंड्स. और जो लार्ज कैप सेगमेंट होता है वो आपको जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट या सेक्टर्स का एक्सपोजर देता है, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड FMCG. फिर हमने मिस्टर श्रेयस से पूछा कि जनरली एक इन्वेस्टर को अपने फंड का टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग क्यों देखना चाहिए. सो मिस्टर श्रेयस सेज कि जब हम अपने फंड का टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग देखते हैं तो वो हमें ये बताता है कि एक फंड मैनेजर कैसे सोच रहे हैं. ऐसे फंड्स जिनमें जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं उनका एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट वो आपके फंड का परफॉर्मेंस डिटर्मिन करते हैं. ही ऑल्सो सेज कि ऐसे फंड्स जिनका AUM काफ़ी बड़ा होता है उनमें देखा गया है कि जनरली जो चर्न रेट है वो कम होता है कंपेयर टू स्मॉलर साइज फंड्स. फिर हमने मिस्टर श्रेयस से कुछ बेसिक थंब रूल्स के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर श्रेयस सेज कि जो सबसे ज़रूरी थंब रूल है वो ये है कि एज एन इन्वेस्टर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस असेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट एंड गोल्ड. एंड ही सेज कि विद इन इक्विटी ऑल्सो हमें अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट.
फिर हमने मिस्टर शेर से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट। एंड मिस्टर शेर सेज कि जब हम एक कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो हम उस बिजनेस के पार्ट ओनर बन गए हैं। अब अगर हमारे पास हमने मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो हम मल्टीपल बिजनेसेस के पार्ट ओनर्स बन गए हैं। तो अगर हमारा ओनर मेंटालिटी है तो हम जो है इमोशनल डिसीजंस नहीं लेंगे व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ही ऑल्सो सेज कि अगर आपको अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है देन यू शुड स्टे इन्वेस्टेड इन equities for the long term. So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had some amazing learnings. Thank you so much for watching. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.